हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया था और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया था। तो अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। हम यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक एक करके हम पढ़ते हुए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में हमारी पूरी डिटेल में, जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं वो। तो शुरुआत करते हैं अब हम हमारे प्राइम मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट क्या था? हमारा एग्जीक्यूटिव हेड था। हमने पढ़ा था ना, हेड ऑफ स्टेट था। क्या था? पर वो था नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन तो लेता था पर खुद से नहीं लेता। तो सारे किसके लेता है? एडवाइस से लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। प्राइम मिनिस्टर जो हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, उनकी एडवाइस से लेते हैं प्रेसिडेंट। तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है हमारा? प्राइम मिनिस्टर है रियल एग्जीक्यूटिव हेड। ओ या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे गवर्नमेंट किसकी? अभी एनडीए की है। तो प्रधानमंत्री मोदी क्या है? वो है उस एनडीए गवर्नमेंट के हेड। ऐसे ही हमारे जो हेड ऑफ स्टेट, जब हम देश के हेड की बात करते हैं तो कौन हुआ हमारा? द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्रेसिडेंट है। तो अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सबसे पहले अपॉइंटमेंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर का? तो कौन करता है हमारा अपॉइंटमेंट? हर एग्जीक्यूटिव, जो मेजर एग्जीक्यूटिव्स हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है हमारा? प्रेसिडेंट। तो सबका एग्जीक्यूटिव्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर का भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है अपॉइंटमेंट। अब जब प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट करता है तो उसके बाद जो बाकी मिनिस्टर हैं उनका भी कौन करता है अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर है क्या हमारे? प्राइम मिनिस्टर मतलब है तो मिनिस्ट्री, मिनिस्टरों का हेड, प्राइम मिनिस्टरों के अंदर जो प्राइम है वो है प्राइम मिनिस्टर। तो वो भी है मिनिस्ट्री है वो, बस वो प्राइम मिनिस्टर है, एक अलग से टाइप के मिनिस्टर हो गए मान लो। अगर जनरल भाषा में समझे तो बस वो मिनिस्ट्री है, वो भी बस एक अलग टाइप के मिनिस्टर हो गए जिसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। मतलब वो हेड है उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो जब एक मिनिस्टर का, अगर प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का खुद से नहीं करते, जिनका नाम प्रधानमंत्री सुझाते हैं, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं, उनको वो अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। अब हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इलेक्शन होता है। कैसे होता है सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर? तो सबसे पहले होता है हमारे इलेक्शन होता है। किसका? हमारे लोकसभा का इलेक्शन होता है, जो अभी हमारे 2024 में हुआ था। उसमें क्या होता है? अलग अलग पार्टी लड़ती है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस थी। उसके साथ साथ क्या थे? अलायंस थे, इंडिया गठबंधन और एनडीए, दो थे ना। तो एक तो अलायंस में लड़ते हैं, उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं। तो उसके बाद क्या डिसाइड होता है? अगर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिल रही है तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं करेगा। जिस पार्टी को मेजोरिटी मिल रही है, तो लीडर ऑफ जो मेजोरिटी पार्टी होगा उसको सीधा का सीधा प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को नहीं मिल रही है अगर मेजोरिटी, जैसे इस बार 2024 में क्या हुआ था, या उससे पहले भी 2004 और 2009 के इलेक्शन में क्या हुआ था, किसी भी सिंगल पार्टी को नहीं मिली थी मेजोरिटी। फिर क्या देखते हैं कि क्या कोई कोएलिशन है? तो जो अगर कोई कोएलिशन है उसको अगर मेजोरिटी मिल रही है तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? उस जो कोएलिशन है उसको अपॉइंट करता है, जो उनको मौका देता है पहले। या फिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसका जो लीडर है, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, या फिर जो कोएलिशन है जो जीत के है, उनको मौका मिलता है। फिर क्या होता है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीक करना होता है हाउस के अंदर। एक कितने दिन में होता है इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना, विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर अंदर। या फिर डेट स्पेसिफिक करता है हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, वो डेट स्पेसिफिक करता है इस तारीख तक आपको अपना बहुमत साबित करना है। कहते हैं ना बहुमत साबित करना है, तो यही है। अगर वो नहीं कर पाए फिर दूसरे को अपॉइंट करते हैं, जो दूसरा कोएलिशन है। अगर हमारे मोदी जी 2024 में बहुमत साबित नहीं कर पाते, शुरुआत में अटकलें लग रही थी ना कि अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू स्विच कर लेते हैं कोएलिशन तो काफी दिक्कतें हो सकती थी। तो अगर वो साबित नहीं कर पाते तो फिर इंडिया गठबंधन को या जो भी और कोई प्रूफ देता उसको मौका मिलता। अगर कोई भी साबित नहीं कर पाता फिर हमारे दोबारा सिलेक्शन होते। अब क्या कंडीशन है? प्राइम मिनिस्टर कहां से हो सकता है? लोकसभा से हो सकता है, राज्यसभा से हो सकता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री किससे हैं? लोकसभा से हैं। वाराणसी से जीत के आते हैं ना, लोकसभा की सीट जीत के हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन ये जरूरी नहीं है लोकसभा से हो, राज्यसभा से। क्यों? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहां से थे? ध्यान है कहां से जीतते थे? वो कहीं से नहीं, राज्यसभा आते थे वो। तो वो क्या थे? मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं
तो क्या वो मेंबर होना जरूरी है राज्यसभा या लोकसभा का? तो नहीं, जरूरी नहीं है कि अपॉइंट करते टाइम प्राइम मिनिस्टर मेंबर हो। वो उस लीडर हो सकता है, जो लार्जेस्ट कोएलिशन है, जो लार्जेस्ट पार्टी है, उसने अपना लीडर मान लिया तो अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो मेंबर नहीं है ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, तो पीएम जो अपॉइंट हुआ है उसको विद इन 6 मंथ्स, एक या चाहे लोकसभा या राज्यसभा, किसी न किसी में सेलेक्ट होकर आना पड़ेगा। अगर वो सेलेक्ट होकर विद इन 6 मंथ्स नहीं आए तो उनको ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर पोजीशन उनकी चली जाएगी। अब अभी हमने क्या पढ़ा था? अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो कौन ओथ दिलाता है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट। क्या फिक्स है टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का? फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मेजोरिटी है और आप चाहते हो तो लोकसभा का टेन्योर कितना है? 5 साल है, लेकिन वो फिक्स नहीं है। जब चाहे तब वो खुद से डिसोल्व करवा सकते हो। अगर प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको पहले इलेक्शन करवाने हुए तो पहले भी लोकसभा डिसोल्व कर सकते हैं। या फिर अगर बीच में उनकी पार्टी टूट गई, कुछ हो गया, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बीच में भी जा सकती है। जो हमेशा जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलती रहती है तो यही दिक्कत होती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आते रहते हैं। उससे क्या बीच में कुर्सी जाने का डर रहता है। तो कोई टर्म फिक्स नहीं है, कभी भी कुर्सी जा सकती है। अब ये टर्म है कि प्राइम मिनिस्टर कब तक ऑफिस होल्ड करता है, फिक्स नहीं है, तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऐसा कोई वो नहीं है, जब तक उनके पास मेजोरिटी है तब तक प्रेसिडेंट, ऐसे नहीं है कि इच्छा आ गई प्रेसिडेंट की कि आज मेरा प्लेजर नहीं है तो मैं डिसमिस कर दूंगा, नहीं। जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास लोकसभा में मेजोरिटी है तब तक प्रेसिडेंट उनको हटा नहीं सकता। ऐसे नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को कभी बैठा दिया अगर उनके प्लेजर पे है तो। जब तक उनके पास मेजोरिटी सपोर्ट है लोकसभा में तब तक प्राइम मिनिस्टर को कोई डिसमिस नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर भी को, प्रेसिडेंट भी। अब हम देखते हैं पावर एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर का बनता है तो वो क्या करता है, अपनी रिकमेंड करता है अप मिनिस्टर्स को जो उसके साथ काम करेंगे। तो वो क्या करता है, एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, नाम देता है कि इनको करो, फिर इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो वो सारे प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी मिनिस्टर हैं वो मिलकर बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन कौन से टाइप के होते हैं हमारे? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये सब कौन किसकी एडवाइस पे बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर की पे। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। फिर आपने देखा होगा अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं। हमने देखा होगा ना कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह जसपुरी है। अभी हमारा हाईवे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी है। होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। तो ये क्या है, अलग अलग पोर्टफोलियो हैं। ये कौन डिसाइड करता है पोर्टफोलियो? ये डिसाइड करने का पूरा अधिकार होता है प्राइम मिनिस्टर के पास। वही उनको अलॉट करता है पोर्टफोलियो, रीसफल भी कर सकता है बीच में, जिस दिन इच्छा हुई उस दिन उनका पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है। हमारे अलग अलग मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं ना, ऐसे चेंज कर सकता है। ये सारा अधिकार किसके पास है? ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। कभी भी प्राइम मिनिस्टर की इच्छा हुई कि ये मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा तो वो उसको कह सकता है कि आप रिजाइन करो, या फिर अगर वो रिजाइन करने से मना कर सकता है तो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि उसको डिसमिस करो। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है हमारा तो प्राइम मिनिस्टर के पास अधिकार हो, पहले तो एक बार कहेंगे उनको रिजाइन करो, लेकिन आपको लग रहा है अगर मना कर दिया तो रिजाइन करने से, तो प्राइम मिनिस्टर सीधा प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि इसको डिसमिस करो, तो वो डिसमिस हो जाएगा। ये बाउंडिंग है, प्रेसिडेंट को डिसमिस करना ही पड़ेगा उस मिनिस्टर को। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई भी मीटिंग हो रही है उसको हमेशा चेयर कौन करेगा? तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। फिर सारे के सारे जो भी मिनिस्टर हैं उनको कैसे काम करना है, क्या करना है, सारा कौन डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ये सारा काम है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। तभी तो है ना मोदी जी, हर चीज में मोदी जी का नाम आता है ना। क्यों आता है? कोई भी गलती होती है तो भी ब्लेम मोदी जी पे आता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का काम है सबको गाइड करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना। तो अगर उनको वाई मिल रही है तो इसलिए जब गलती होती है तो सारा का सारा ब्लेम का भी जिम्मेदारी उनकी होती है, क्योंकि मिनिस्टर कौन अपॉइंट कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर। उनको पोर्टफोलियो किसने दिया था? प्राइम मिनिस्टर ने। उनको गाइड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। तो अगर कोई मिनिस्टर भी कुछ गलत करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? प्राइम मिनिस्टर की। अगर किसी दिन, अब ऐसा है कि मोदी जी की इच्छा हुई, मोदी जी ने अगर इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा? साथ के साथ ऑटोमेटिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो अपने आप ऑफिस से उनको कोलैप्स हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। ऐसे नहीं है कि मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया तो बाकी मिनिस्टर बचे रहेंगे, नहीं।
दोबारा से फिर जो नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा वो सारी की सारी अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा से बनाएंगे, वो दोबारा से ओथ लेंगे। तो जैसे ही वो हुआ, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? कम्युनिकेशन लिंक है किसके बीच में? प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं प्रेसिडेंट को बताने का काम, कन्वे करने का काम किसका? हमारे प्राइम मिनिस्टर का है। और अगर एक और जो सबसे मेजर काम, अभी हम आर्टिकल पढ़ेंगे जब देखेंगे आगे, कि वो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन को। जब भी प्रेसिडेंट उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उसको प्रोवाइड करने का काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर का है। फिर हमारे अलग अलग जो हमें बॉडीज हैं, जो अलग अलग उनमें पढ़ेंगे कि जब उनके चेयरमैन को जब हम रिकमेंड करते हैं तो उसमें जो सबसे मेजर रोल निभाता, अपॉइंट कौन करता है सबको? प्रेसिडेंट। लेकिन वो खुद के डिस्क्रिप्शन से नहीं करते, उनको एक कमेटी होती है, तो उन हर कमेटी में एक मेंबर कौन होता है? वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। वो उनके साथ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं जो मिलके हमारे प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं और वो उनको उनकी एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि समन करना हाउस को या प्रोरोग करना। समन मतलब बुलाना हाउस की पहले मीटिंग बुलाना, और प्रोरोग मतलब कि अब ये सेशन हो गया, जैसे मान लो बजट सेशन, इसको खत्म करना तो उसको बोलेंगे प्रोरोग करना। तो ये काम किसका था? प्रेसिडेंट का था। लेकिन प्रेसिडेंट खुद के डिस्क्रिप्शन पे नहीं करता, उनको एडवाइस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समन करना हो चाहे प्रोरोग करना हो सेशन को, ये सारा किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अगर लोकसभा है, अभी 5 साल का अगर टेन्योर पूरा हो गया तो क्या होगा? ऑटोमेटिक इलेक्शन कराना वो कंपलसरी है। लेकिन अगर उससे पहले चाहे प्राइम मिनिस्टर, तो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर वो क्या करवा सकते हैं? अगर उनके पास मेजोरिटी है तो वो क्या करवा सकते हैं? डिसॉल्व करवा सकते हैं लोकसभा को, प्रेसिडेंट से कह के किसी भी टाइम। और अगर एक बार लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वापिस से रिवाइव नहीं हो सकती, फिर वापिस से इलेक्शन होंगे, नया प्राइम मिनिस्टर तभी चुन के आएगा। डिसॉल्व होना और रिजाइन करना दोनों अलग अलग चीज हैं। रिजाइन में तो क्या होता है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है तो सरकार गिर जाएगी, तो दूसरे को मौका होता है। अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, इसका मतलब क्या है कि पूरी जो लोकसभा है वही खत्म होगी, सबकी मेंबरशिप, अब दोबारा से इलेक्शन होंगे सीधे के सीधे। डिसोल्यूशन ये है। इसके अलावा जो हमारे चेयरमैन है, नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह सबको अपॉइंट करने का, ये चेयरमैन कौन है इन सबके? इनके चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी चेयरमैन ही तो अपन अपॉइंट करते हैं बाकी सब। और यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर कोई भी क्राइसिस आया, इमरजेंसी आई, वार हुआ, कुछ भी हुआ, तो हर चीज जो इमरजेंसी के अंदर हैंडल करेगा, ये काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर का है हमारे। अब हम एक एक करके जो आर्टिकल्स रिलेटेड हैं प्राइम मिनिस्टर और उसकी पावर से वो देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 74, ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। मतलब हमारे प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है, हमारे नॉमिनल हेड है ना, हमारे हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, तो उनको वो काम करते हैं जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते हैं, तो वो खुद की डिस्क्रिप्शन से तो लेते नहीं। तो उसके लिए क्या है? हमारे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो क्या करता है? उनको एड एंड एडवाइस करता है हमारे प्रेसिडेंट को वो डिसीजन लेने के लिए। कौन है? हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये क्या करते हैं? प्रेसिडेंट जो अपने एक्सरसाइज करते हैं फंक्शंस को, कोई भी अपॉइंटमेंट हो, कोई और डिसीजन लेना हो कि बिल है या है, इसको साइन करना है या नहीं करना, ये सारा काम किसके है? प्रेसिडेंट खुद के डिस्क्रिप्शन से नहीं करता, वो एडवाइस जो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देती है उसी बेसिस पे प्रेसिडेंट एक्ट करता है। पहले क्या था? ये कोई एज सच मैंने वो था, इसमें लिखा हुआ नहीं था कहीं भी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया था? हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या हुआ था? ये मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देगी उनको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। फिर ये हुआ क्या? फिर प्रेसिडेंट का कुछ भी मतलब नहीं है कि अगर वो 100% काम मिनिस्टर की एडवाइस पे कर ही रहा है तो फिर किस लिए पोस्ट है? किसी को भी कर दो। तो फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यह है कि अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है तो वो क्या कर सकते हैं? रिकंसिडर करने के लिए एडवाइस को एक बार वापस दे सकते हैं। तो यही है कि एक बार अगर अब आपसे पूछ ले कि क्या है, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देते हैं उस पर क्या है डिसीजन, तो ये ध्यान रखना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि एक बार रिकंसिडर करने के लिए एडवाइस को एक बार भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन के साथ आ सकता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक बार वापस भेज सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है
तो ये ध्यान रखना, एक बार एडवाइस को भेज सकते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, उसने इसको ऐसा करना अलाउ किया था। अब हम देखते हैं आर्टिकल 75, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। इसका मतलब क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? हमने शुरुआत में देखा था, जब शुरुआत में हमने सारी चीज देखे तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और फिर हम प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? उनको एडवाइस करता है अलग नाम अपॉइंट करने के लिए, तो किस किस को मिनिस्टर बनाना है, फिर उनको प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है प्रेसिडेंट वापिस से। अब पहले क्या था, कोई लिमिट फिक्स नहीं थी, कितने भी नंबर ऑफ लोग थे उनको आप चाहो उनको मिनिस्टर बना सकते हो। फिर ये हुआ कि यार बहुत ज्यादा लोग, अलग अलग कोलिशन हो रही थी, तो क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा लोगों को मिनिस्टर, सबको मिनिस्टर बनना था, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करे, तो इसलिए फिर आया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। इसमें क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं, हाउस ऑफ पीपल है जो हमारे, कितने हैं अभी मेंबर? 543। तो इसके 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं, उससे ज्यादा लोग मिनिस्टर नहीं बन सकते। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो किस समेत है ये, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर है, ये जो 15% का नंबर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर है, कि 15% मैक्सिमम बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर है। ये बहुत ज्यादा गौर करना, एग्जाम में आएगा इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, अगर आपको कंफ्यूज करना होगा, जैसे एडीक्यूटी नए पैटर्न में दे रही है, तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड आया तो ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड है इस 15% में। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था ये? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था 2003 में। उसके बाद अब जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं हमने पढ़ा था, शेड्यूल 10 पढ़ा था ना, डिस्क्वालिफिकेशन 10 नंबरी, कौन? 10 नंबरी डिस्क्वालीफाई हो गए मेंबर। तो अगर वो किसी कब होते हैं, दल बदलू लोग, जब पार्ट इधर से उधर चले जाते हैं, तो जो दल बदलू लोग अगर एक बार डिस्क्वालीफाई हो गए शेड्यूल 10 के हिसाब से, तो फिर क्या होगा, वो तब तक मिनिस्टर वापस से अपॉइंट नहीं हो सकते जब तक कि उसका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड एंड नहीं हो जाता, या फिर वो दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होंगे, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो इलेक्शन कंटेस्ट करे, और फ्रेश इलेक्शन में अगर जब दोबारा जीत के आता है तो वो अपॉइंट हो सकता है। पर ऐसे नहीं है कि पार्टी बदली, उसकी सदस्यता गई तो उसको 6 महीने तक, आप सोच रहे हो ना 6 महीने तक तो बिना हाउस का मेंबर रह सकता है मिनिस्टर, लेकिन नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन में ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, जो डिस्क्वालीफाई हो गया वो सीधा जाके मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक कि दोबारा जीत के नहीं आ जाए। अब जो मिनिस्टर हैं सारे के सारे, वो कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर का हमने पढ़ा था, वो कब तक ऑफिस होल्ड करता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो सारे मिनिस्टर भी। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअली किसको रेस्पॉन्सिबल है? सारे के सारे प्रेसिडेंट को, क्योंकि इंडिविजुअली कौन हटा सकता है, किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास। पर कलेक्टिवली अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना है तो ये पावर किसके पास है? ये पावर है लोकसभा के पास, क्योंकि कलेक्टिवली किसको रेस्पॉन्सिबल है? लोकसभा को। कैसे? अगर लोकसभा में उनकी मेजोरिटी चली गई, लोकसभा में अगर वो अपना बहुमत नहीं रख पाए, तो वो सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके है? लोकसभा को। इंडिविजुअली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट को। आर्टिकल हमने क्या पढ़ा था? 75। आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 76 है अटर्नी जनरल से। वो हम जब बाद में ये पोस्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, अटर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। और आर्टिकल 77 किससे रिलेटेड है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो हमने प्रेसिडेंट के पास पढ़ा था, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो किसके नाम पे होते हैं सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन? आर्टिकल 77 वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे। वो हमने पढ़ लिए, या आगे पढ़ेंगे हम अटॉर्नी जनरल के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है आर्टिकल 78, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या? एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। जब भी जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेंगे, उनको कम्युनिकेट करना प्रेसिडेंट को, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, जो भी प्रेसिडेंट को चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, अफेयर्स को, ये किसका काम है? ये काम है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल खत्म होते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए एक। किस लिए? 74 में एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता ना। इसमें फिर हमने क्या पढ़ा था? 42nd ने क्या किया था? मैंडेटरी किया था एडवाइस को, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ था? एक बार वापस भेज सकते हैं फॉर रिकमेंडेशन। तो क्या है अभी हमारा रूल? क्या है?
अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है तो क्या कर सकते हैं, एक बार वापिस भेज सकते हैं। ऐसे आर्टिकल 75 क्या है, अदर प्रोविजंस टू मिनिस्टर, उसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर को, इसमें लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर किसके, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद अपॉइंट करता है। आर्टिकल 76 हमने देखा था किससे रिलेटेड, अटॉर्नी जनरल से, जो हम आगे पढ़ेंगे। 77 किससे रिलेटेड है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हम पढ़ चुके हैं कि किसके नाम पे होती है सारी बिजनेस कंडक्ट, प्रेसिडेंट के नाम पे। आर्टिकल 78 क्या कहता है कि ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, पीएम की, किसको, सारी जो इंफॉर्मेशन है वो किसको देना, प्रेसिडेंट को, जिससे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव जोन के डिसीजंस ले सकें। ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का। तो अभी हमने क्या देखा था, आर्टिकल 78 तक प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड थे। अब हम पढ़ते हैं, वहां पे हमारा खत्म हो गया चैप्टर 1 किसका, पार्ट 5 का। अब हम देखते हैं पार्ट 5 का चैप्टर 2, ये किससे रिलेटेड है, हमारी पार्लियामेंट से, जो हमारे लेजिस्लेचर, कौन है पार्लियामेंट के, हमारे राज्यसभा और लोकसभा। तो इनसे जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो कौन कंटेन करता है, हमारा चैप्टर 2। अब हम एक एक करके चैप्टर 2 के आर्टिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहले जब पार्लियामेंट की बात आती है तो आर्टिकल 79 किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारी पार्लियामेंट को, कौन कौन मेंबर। अगर ये पूछ लें सीधा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एक तो सीधा पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ आर्टिकल 79 में। उसके अलावा अगर पूछ ले कि कौन कौन सी चीज इंक्लूड करते हैं, तो ध्यान रखना आप लोकसभा और राज्यसभा तो टिक कर दोगे, लेकिन प्रेसिडेंट भूल सकते हो। तो ध्यान रखना हमारा प्रेसिडेंट भी मेंबर है पार्लियामेंट का। एग्जीक्यूटिव हेड तो है ही है प्रेसिडेंट, साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहलाता है हमारा प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं, पहले कौन सा देखते हैं, आर्टिकल 80 किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस। पहले इसको कहते थे हम द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फिर इसका जो हिंदी नाम है राज्यसभा, ये कब किया दिया गया, 1954 में। कहां से लिए गए ये दोनों हमारी पार्लियामेंट ली गई हमारी ब्रिटेन से। वहां पे किसको, इसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हमारा ये क्या है, और भी क्या कहलाता है, अपर हाउस। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे हिसाब से एक तो इसमें एज और वो आगे हम देखेंगे तो ज्यादा है, एक्सपीरियंस्ड है, और हम ये मानते हैं कि ये किसके लिए है, जो हमारे स्कॉलर्स वगैरह हैं उन सब के लिए, जो कि स्कॉलरली लोग हैं उन सब के लिए हमारा है राज्यसभा। इसको और क्या क्या नाम है इसका, राज्यसभा। कब हुआ ये नाम दिया गया, 1954 में। पहले क्या कहा जाता था इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब अगर टोटल मेंबर पूछ ले तो सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है, 250। ये कितनी, ये कौन सी स्ट्रेंथ है, सैंक्शनड। पर रियल स्ट्रेंथ अभी कितनी है, इसमें सैंक्शनड स्ट्रेंथ में कितने स्टेट और यूटी को है 238, और नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन है 12। कौन नॉमिनेट करता है इनको, प्रेसिडेंट। अगर पूछ रहे किस किस बेसिस पे रिकमेंड, कौन कौन सी स्ट्रीम है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ये कितनी है, 4 स्ट्रीम है, ध्यान रखना, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस पे। अब इसमें जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 245। कैसे, 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। ये है अभी हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ। सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है, 250 है हमारी। अब इसमें सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसको है, उत्तर प्रदेश को। कितना है, 31। तो कहां पे पढ़ा था हमने, इससे पहले भी ये चीज पढ़ी थी, ध्यान है आपके, हमने कब पढ़ा था, शेड्यूल 4। जब हमने शेड्यूल्स पढ़े थे तो क्या कहा था, शेड्यूल 4 से क्या होता है, जो हमारे स्टेट्स को राज्यसभा की सीट्स किस स्टेट को कितनी दी जानी है, ये किस में लिखा हुआ है, ये हमारे शेड्यूल 4 में। तो शेड्यूल 4 से हमने डिसाइड किया कि किस स्टेट को कितने देंगे। अब अगर देखा जाए तो कि, और उसमें यूपी की पॉपुलेशन कितनी थी, सबसे ज्यादा यूपी को मिली थी, सबसे ज्यादा 31। अब हम देखते हैं इलेक्शन। तो कैसे होता है इलेक्शन, ये हो जाते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट। इनडायरेक्टली किसको कौन इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखना, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके, स्टेट लेजिस्लेचर के। जो हमारी विधानसभा है, हिंदी में हम पढ़ते हैं ना नाम विधानसभा, तो हमारी विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो
इलेक्ट करते हैं किसको, इनडायरेक्टली इलेक्शन इसलिए होगा, डायरेक्ट होता तो क्या होता, हम खुद ही इलेक्ट करते, लेकिन इसका इलेक्शन कैसा, राज्यसभा इनडायरेक्ट, मतलब जो हमारे विधायक हैं वो सारे मिलकर राज्यसभा के जो एमपी हैं उनका इलेक्शन करते हैं। किस बेसिस पे, सेम होता है जैसे क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कहां पढ़ा था हमने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रेसिडेंट में पढ़ा था ना। क्या होता है इसमें, अलग अलग 3-4 चॉइस दी होती हैं, उनको हम 1 2 3 नेम देते हैं, फिर जो सेम प्रोसीजर हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था वही किस में होता है, राज्यसभा के मेंबर में इलेक्ट होते। अब राज्यसभा क्या है, ये एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब क्या है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए क्या होता है, इसका कितने दिन का टेन्योर है, लोकसभा का कितना था 5 का, इसका टेन्योर है 6 का। परमानेंट हाउस है तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक साथ सारे मेंबर चले जाएं, इसलिए हर 1/3 मेंबर्स हैं, जो 1/3 हैं वो हर 2 साल में इलेक्ट करते होते हैं, मतलब 6 साल का टेन्योर है, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर इलेक्ट होते रहते हैं। कौन इलेक्ट करता है, हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जो हमारे विधायक हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो इनको इलेक्ट करते हैं। अब हमारी राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि हमारे लोकसभा की भी हम देखेंगे कुछ स्पेशल पावर्स हैं, ऐसे ही हमारी राज्यसभा की स्पेशल पावर्स हैं। ध्यान रखने, सीधा एग्जाम में आता है कि ये स्पेशल, तो और क्या नाम था राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये नाम था ना। तो जो पहली जो इनकी जो स्पेशल पावर है वो है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट। कहां पे देखा था ये हमने, शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में क्या था, 3 में डिवाइड थे सब्जेक्ट, किसमें, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमने क्या पढ़ा था, स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी जरूरत महसूस हुई, तो अगर उसको लॉ बनाना हो तो उसके लिए प्रोविजन रखना जरूरी था। तो क्या प्रोविजन रखा गया कि अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी जो उसकी प्रेजेंट जो लोग हैं उससे अगर पास कर देती है, अंडर आर्टिकल 249 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है किसी की इस विषय में, जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उनको में से किसी को, तो फिर सेंटर के पास पावर आ जाती है, वो लॉ बना सकते हैं। पर क्या वो लॉ परमानेंट रहेगा, नहीं। जो लॉ सेंटर बनाएगा अंडर आर्टिकल 249 उसकी सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल के बाद क्या होगा, अगर सरकार को दोबारा चाहिए तो क्या होगा, दोबारा से राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से, वरना 1 साल बाद ऑटोमेटिकली वो लॉ डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे ऑल इंडिया सर्विस हो, अगर उसको कॉन्स्टिट्यूट करवाना हो नई ऑल इंडिया सर्विस, तो पार्लियामेंट को अलाउ करना हो तो वो कौन करता है अलाउ, राज्यसभा करती है, रिजोल्यूशन पास करके 2/3 ही मेजोरिटी से आर्टिकल 312 में। अभी हमारी कितनी ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 से, ये है फॉरेस्ट सर्विस, ध्यान रखना फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस है हमारी। ये 3 ही अभी क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है, कितनी, 3। उसके बाद आर्टिकल 67 क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 67, ध्यान करो क्या है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट किसका भी चेयरमैन है, चेयरमैन होता है ना वाइस प्रेसिडेंट, किसका, राज्यसभा का। तो इसलिए उसका जो अगर रिमूव करना हो तो जो मोशन लाया जाएगा, रिजोल्यूशन लाया जाएगा, वो पहले लाया जाएगा राज्यसभा में। और हमने क्या पढ़ा था, यहां पे क्या होती है, किससे पास होता है ये, इफेक्टिव मेजोरिटी से। क्या इफेक्टिव मेजोरिटी लोकसभा में भी चाहिए होती है, नहीं, सिर्फ राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है, लोकसभा में किससे, सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। इफेक्टिव का मतलब क्या है, जो टोटल स्ट्रेंथ है उस टाइम उसके 1/2 से ज्यादा चाहिए हटाने के लिए। अब हमने देख लिया था राज्यसभा, अब हम देखते हैं लोकसभा के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा, द हाउस ऑफ पीपल, या इसके अलावा एक और नाम क्या है इसका, लोअर हाउस हमारा लोकसभा। तो जैसे 1954 में राज्यसभा का नाम चेंज हुआ था, वैसे जो हिंदी नाम है लोकसभा, ये कब आया, 1954 में। उसके पहले था इसका हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्यों दिया, सोचो कौन सेलेक्ट करता है इनको, सीधे डायरेक्ट जनता सेलेक्ट करती है, इसलिए हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा बोलते हैं ना, लोकसभा, लोक मतलब पीपल, सभा मतलब उनकी सभा।
कितनी स्ट्रेंथ है, ये है सैंक्शन स्ट्रेंथ, यहाँ पे वहाँ पे लिखी हुई थी, यही है हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ। ये कितनी है 552। इसमें क्या था 530 स्टेट को, 20 यूटी को और 2 कौन थे एंग्लो इंडियन। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से क्या हुआ, ये 2 हटा दिए, तो अभी सैंक्शन कितनी है 550, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं हमारे 543। क्यों, हमारे जो 530 स्टेट के वो तो पूरे, यूटी है हमारे 20, इसलिए अभी हमारे है 13, तो कितने हुए 543 टोटल। मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन किसका है, उत्तर प्रदेश का, तभी तो हमारे चाहिए होती है मिशन 272, हमने देखा होगा ना इलेक्शन के टाइम पे, वो क्यों है 272 मिशन, 543 के लिए मेजोरिटी कितनी चाहिए 272। सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किसका है इसमें, उसमें किसका था राज्यसभा में भी, यूपी का। पॉपुलेशन किसकी सबसे ज्यादा, यूपी की, तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो किसका होगा, यूपी का। कितनी सीट है यूपी में, पूछ ले, सबसे ज्यादा है तो 80 सीट्स हैं यूपी में। ध्यान रखना, ये सीट्स पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। अब कैसे अलोकेट होती हैं सीट्स, भाई हर स्टेट को अलोकेट है, जैसे 80 है यूपी को, तो अलोकेट कैसे होती हैं, ये दी जाती हैं बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन का क्या था कि ये क्या है कि शुरुआत में तो क्या होता था, हर मतलब जो हमारा डिलिमिटेशन होता था हर सेंसस के बाद ये चेंज होती थी, लेकिन फिर साउथ इंडिया में क्या हो रहा था कि हमारे जो 1-2 चाइल्ड पॉलिसी आई, जो हमारी फैमिली प्लानिंग थी, फैमिली प्लानिंग साउथ इंडिया अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम भी क्यों इंप्लीमेंट करें जब हमें उसकी वजह से नुकसान नहीं हो। तो क्या हुआ था 1972 में डिलिमिटेशन आया था, उसके बाद जो हुआ था तो किस बेसिस पे होगा वो 1971 के सेंसस के बेसिस पे। तो अभी जो हमारे स्टेट्स को अलोकेटेड सीट्स हैं ये किस बेसिस, उसके बाद क्या हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फ्रीज कर दिया था, तो अभी जो हमारे फ्रीज हैं वो क्या है 1971 की जो पॉपुलेशन है, तो स्टेट्स को जो सीट अलॉटेड है वो है 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से, ना कि अभी लास्ट सेंसस कितना हुआ था हमारा 2011 का। उसके बाद हमने हमारे अलग अलग अमेंडमेंट हुए, लास्ट में 84th अमेंडमेंट से हमारे क्या हुआ था फ्रीज कर दिया था। कब तक इसको वापस से अगले डिलिमिटेशन को 2026 के बाद जो सेंसस होगा, तो वैसे तो वो कब होना था 2031 में, क्योंकि 2021 में हमारा सेंसस आ जाना था, लेकिन वो अभी हमारा आया नहीं। तो अभी हमारा जो लेटेस्ट जो ये सेंसस आएगा इसके बेसिस पे हमारा डिलिमिटेशन होगा और हमारी शायद तक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और साथ ही साथ जो सीट्स अलॉटेड है हर स्टेट को वो चेंज होंगी। तो इससे क्या होगा, साउथ इंडियन स्टेट इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्या होगा उससे, उनकी जो स्ट्रेंथ है या प्रोपोर्शन ऑफ जो सीट्स हैं साउथ इंडिया की उनका से घटेगा, क्योंकि उनकी फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट की थी। उनकी पॉपुलेशन 1971 के बाद उस प्रोपोर्शन में बहुत कम रही है। हमारे बिहार की भी इतनी ज़्यादा है, हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है यूपी की ज़्यादा, हमारे नॉर्थ इंडिया के अपने राजस्थान की ज़्यादा है, तो इन सब की ज़्यादा है। तो अब जो नया लोकेशन होगा सीट्स का, इनमें इसमें इनका वेटेज सबका बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, अलोकेशन ऑफ सीट्स होगी। मान ले कितनी है, राजस्थान को 25 अलोकेट है, तो 25 अलोकेट के बाद दूसरा काम क्या होता है कि जो वो 25 है उनको डिवाइड करना टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे कि अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र है ना हमारे बनते हैं, एमपी का जो इलेक्शन होता है आप एमपी सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो वो जो डिवाइड करना है वो है हमारा दूसरा काम। कि आपको मान लो यूपी को 80 स्लॉट हुई तो हम बनाएंगे उनकी 80 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब क्या ध्यान में रखना होता है उसमें ये गौर करना होता है कि जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी जो पॉपुलेशन है विद इन द स्टेट वो भी लगभग बराबर हो। पहले तो क्या हुआ कि सीट कैसे अलॉट हुई, पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट को हुई। अब हर स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हम कोशिश करते हैं कि उनमें भी इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये काम पूरा करने का ये जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं ये सब काम किसका है, ये काम है डिलिमिटेशन कमीशन का। अब क्या है कि भाई ये अपन जो पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर रहे थे, सीट्स कर रहे थे, तो ये एक स्पेशल क्लोज है कि जिनकी 60 लाख से कम पॉपुलेशन है उनके लिए ये इक्वल पॉपुलेशन सीट रेशियो है, ये अप्लाई नहीं करता। क्योंकि वरना तो जो हमारे भाई जहाँ पे पॉपुलेशन कम है जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या भाई हिमालयन स्टेट्स हैं, इनको सीट्स काफ़ी कम मिलेंगी। तो इसलिए इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है कि जिनकी 60 लाख से कम पॉपुलेशन है उनके लिए ये रूल थोड़ा फ्लेक्सिबल रिप्रेजेंटेशन होगा। उनको पॉपुलेशन कम होते हुए भी क्यों उनको थोड़ा सा ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये क्या है, स्पेशल क्लोज डाला गया है। ये किस लिए कि जिससे कि जो छोटे स्टेट है उनका भी अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। अगर उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा
तो भाई उनका जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा, आवाज़ नहीं उठाएगा तो उनके इंटरेस्ट कैसे सर्व होंगे। तो इसलिए उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे पार्टियों का भी उनमें इंटरेस्ट बना रहे, उन स्टेट में इलेक्शन के लिए उनकी इंपॉर्टेंस बनी रही, चाहे कितना भी छोटा स्टेट हो, इसलिए उनको थोड़ा प्रोपोर्शन में ज़्यादा सीट्स अलॉटेड है। अब क्या है, आर्टिकल 82 कहता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, मतलब हर जो सेंसस होगा, जैसे हमारे कब था 1951, 1961, 1971, हर 10 साल में क्या होता था हमारे सेंसस। तो जो हर सेंसस होगा, क्योंकि सीट्स कैसे अलॉटेड थी हमारे सेंसस के बेसिस पे, तो स्टेट्स के बीच में सीट का लोकेशन था, तो इसलिए हर सेंसस के बाद क्या बनना था, डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेशन ऑफ एवरी सेंसस। वो क्या करता था, रीएडजस्ट करेगा सीट्स को, लोकसभा की एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर में कितनी सीट्स हैं, जैसे हमारे राजस्थान में 200 हैं, ऐसा अलग अलग उसमें अलग अलग है ना, तो उन सब को हरियाणा में 90 हैं, तो ये सब कौन अलॉट करता है, ये काम था डिलिमिटेशन कमीशन का। अब डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, आप सोचोगे हर चीज पे जैसे प्रेसिडेंट है, तो ये ध्यान रखना कि डिलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, इसको कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ये ध्यान रखना, कितनी बार हुआ है, 4 बार, 52, 62, 72, 2002। क्या हुआ 51 के बाद, सेंसस के बाद अगले साल, सेंसस के बाद अगले साल, इसके बाद अगले साल। लेकिन 1976 में यहाँ पे क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हो गया, प्रिजर्व कर दिया था, फ्रीज कर दिया था, कब तक, 2001 के सेंसस तक। तो उसके बाद 2002 में दोबारा हुआ, उसके बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कब तक फ्रीज कर रखा है, 2026 तक। तो इसलिए अब अगला कब बनेगा, 5वां डिलिमिटेशन कमीशन अभी आने वाला है। तो ध्यान रखना, क्योंकि अभी आने वाला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन, 4 बार कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ध्यान रखना। पहले 3 में तो कंटिन्यूस हुआ है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या हुआ है 2002 में 42nd और इसका डबल 84, ध्यान रखना। एक और 87th पर अभी वो मतलब उतने काम का नहीं है, तो ऐसे याद मत रखना, 2 याद करना, 42nd और 84, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है और जो इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो किस किस की, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा की। तो हमने राज्यसभा का क्या पढ़ा था, वैसे तो क्या है ये परमानेंट हाउस, मतलब डिजोल्व नहीं होता, लेकिन अगर इसका ड्यूरेशन देखें तो कितने दिन तक है, क्या है ये परमानेंट हाउस है, डिजोल्व नहीं होता। पर इसकी ड्यूरेशन कितनी है, मेंबर्स कितने, हर मेंबर कितने साल तक रहेगा, तो हर मेंबर रहता है 6 साल तक। फिर ये परमानेंट कैसे रहता है, हर 2 साल में इसके लिए इलेक्शन होते हैं, 1/3 में थर्ड मेंबर है, 1/3 लोगों के लिए हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं। नए मेंबर आते रहते हैं, पुराने मेंबर जाते रहते हैं, और हाउस कंटिन्यूअस चलता रहता है, एक साथ इलेक्शन नहीं होते। अगर अब आप ये सोच रहे हो कि अगर कोई मर गया या कुछ हो गया, तो जो चला गया, मान ले किसी ने अगर 4 साल का टेन्योर पूरा कर लिया था, 5 साल का, अगर उसके लिए दोबारा इलेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, जो उसकी जगह जो मेंबर सेलेक्ट होके आएगा, वो सिर्फ रिमेनिंग जो टेन्योर है, जो मेंबर ने रिजाइन किया है या फिर डेथ हुई है या कैसे भी हुआ है, डिफेक्शन से वो बाहर हुआ है, वो सिर्फ उसके रिमेनिंग टेन्योर के लिए मेंबर रहेगा। 1/3 पे वो रूल फिक्स रहेगा, आप जिसकी जगह जिस बेसिस पे आए हो उस बेसिस पे उतने दिन तक ही रहोगे बस। ऐसे नहीं है कि 6 साल तक दोबारा से, जैसे लोकसभा में हमारे क्या होता है, नया इलेक्शन हुआ तो नई 5 साल का दोबारा से पीरियड होता है ना, इसमें ये बात नहीं है, इसका ध्यान रखना बिल्कुल। ये अगर कोई नया मेंबर किसी दूसरे की जगह आता है तो वो सिर्फ उसका जितना टेन्योर बचा हुआ था उसी को सर्व करता है। अब हमारे देखते हैं लोकसभा क्या है, नॉर्मली कितने साल तक कंटिन्यू करती है, 5 साल तक। कब से, उसकी फर्स्ट मीटिंग से लेकर और 5 साल तक की कंटिन्यू करती है। 5 साल का अगर टेन्योर पूरा हो गया तो ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाएगी, किसी को डिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 5 साल से पहले मेजोरिटी लॉस कर देते हैं या कुछ भी होता है, तो हमारा प्रेसिडेंट या फिर अगर हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख के दे देते हैं, तो प्रेसिडेंट इसको पहले भी डिजोल्व कर सकता है। अब इसमें क्या है कि लोकसभा का 5 साल का टेन्योर है, लेकिन इसमें एक लूप होल भी है। अगर नेशनल इमरजेंसी लग रही है, नेशनल इमरजेंसी लग रही है, इसका मतलब क्या है कि भाई सिचुएशन बहुत टेंस है, तो ऐसे टाइम में इलेक्शन तो हो नहीं सकते, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो लूप होल होना चाहिए, वरना 5 साल होगी तो पार्लियामेंट अपना आप डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर कौन हैंडल करेगा उस इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को। तो इसलिए ये है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है ऑपरेशन में, तो पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है टर्म ऑफ लोकसभा। कैसे होता है वो एक्सटेंशन,
1 ईयर एट ए टाइम, एक बार एक्सटेंड करते, मान नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो एक बार में लोकसभा का कितने दिन के लिए एक्सटेंड होगा, 1 साल के लिए। लेकिन इसमें कैविएट है, ये नहीं है कि 1 साल के लिए एक्सटेंड हुआ, पर उसमें ये ध्यान रखना है कि 6 महीने इमरजेंसी हटने के बाद 6 महीने से ज्यादा तक लोकसभा नहीं रह सकती। ये एक एक साल करके जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी तब तक कितनी भी बार एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटेगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से इलेक्शन करवाने होंगे। तो कब कब हुई है ये, हमारी नेशनल इमरजेंसी मेजर लगी एक बार है, कब 1976 में, जब हमारी इंदिरा गांधी ने लगाई थी 75 में इमरजेंसी, तो तब क्या होता है 76 में पीरियड पूरा हो रहा था, तो उसी टाइम उसी इमरजेंसी में 2 बार 1976 और 1977 में सेम लोकसभा को 2 बार एक्सटेंशन टेक्निकल इस ग्राउंड पे मिला था। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। किसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। किसका क्वालिफिकेशन, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली कंडीशन है। कोई भी मेंबर तभी बन सकता है जब वो क्या हो, इंडियन सिटीजन नहीं। भाई आप अगर उस देश के नागरिक नहीं हो, ये तो बेसिक बात है, कहीं भी होगा, जो उस देश का नागरिक नहीं है उस देश की पार्लियामेंट में तो जाने का उसका मतलब ही नहीं है। पार्लियामेंट किसके लिए है, उस देश की जनता के लिए। तो जो उस देश का नागरिक नहीं है, तो ये तो गिवन है कि सिटीजन ऑफ इंडिया तो कंडीशन होगी ही होगी। अब एज का डिफरेंस है, ध्यान रखना, लोकसभा में कितना है 25, यही हमारे विधानसभा वगैरह बाकी सब जगह, सिर्फ पंचायत में कितना है, वो है हमारे 21, बाकी सब जगह क्या है, लोकसभा में 25 है, और राज्यसभा में कितना है, ये 30 है। ध्यान रखना, राज्यसभा में 30 है, राज्यसभा में अभी कभी आप 25 सोच लो, राज्यसभा में 25 नहीं है, राज्यसभा में 30 है। इसके साथ साथ लिस्टेड होना चाहिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो चाहिए इंडिया की, ये नहीं है कि आप किसी एक में हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लिस्टेड हो, लेकिन लिस्टेड होने चाहिए, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हो। सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ वोटर भी होने चाहिए देश के, आपका वोट, आप वोटर ही नहीं हो तो आप लड़ नहीं सकते चुनाव, जब तक आप वोटर नहीं हो। आर्टिकल 85 किससे डील करता है, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले किसका अधिकार हमने क्या पढ़ा था, समन करने का, प्रोरोग करने का, हाउस का, सेशन ऑफ पार्लियामेंट को, यह है हमारे प्रेसिडेंट का। अब हमारा आर्टिकल 85 में ये सबसे पहले बात क्या कहता है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए किसी भी 2 सेशन के बीच में। इसका मतलब ये है कि मिनिमम कितने सेशन होंगे ही होंगे, मिनिमम 2 सेशन 1 साल में होंगे ही होंगे। ये कौन इंश्योर करेगा, हमारे प्रेसिडेंट इंश्योर करेगा कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। वैसे तो प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे करता है ये काम, प्रोरोग या डिसोल्यूशन का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनकी एडवाइस पे करता है। लेकिन अगर 6 महीने का गैप आ रहा है तो खुद ही बुला लेगा, क्योंकि 6 महीना, आर्टिकल 85 क्या कहता है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो अगर ये एग्जाम में आ जाए मिनिमम कितने सेशन होंगे हमारे पार्लियामेंट में, तो मिनिमम 2 सेशन होंगे ही होंगे। जनरली कितने सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, 3 सेशन होते हैं। पहला कौन सा है, बजट सेशन जो भी हुआ है हमारा, दूसरा आता है मानसून सेशन, और तीसरा आता है विंटर सेशन। अब हमारे जब सेशन चल रहे होते हैं तो आप कुछ शब्द सुनते हो, क्या, एक होता है एडजर्नमेंट, एक होता है एडजर्नमेंट सिंडाई, एक होता है हमारा प्रोरोग, एक सबसे पहले हमारा हम देखते हैं डिसोल्यूशन। ये 4 शब्द हैं जो आप अलग अलग टाइम पे पढ़ते हो। तो इन चारों का मतलब क्या है, सबसे पहले एडजर्नमेंट का मतलब क्या है, जब हो हल्ला होता है हमारी पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट नहीं कहता है कि कल 3 बजे मिलेंगे या आज शाम को मिलेंगे, तो ये होता है एडजर्नमेंट। जब क्या होता है, टाइम फिक्स होता है, क्या, कौन करता है, और ये एडजर्नमेंट का काम किसका है, हम अपन नीचे देखते हैं। एडजर्नमेंट अलग अलग टर्म पढ़े हैं ना हमने, तो एडजर्नमेंट का काम क्या है, एडजर्नमेंट में क्या होता है, जो उस टाइम सेशन नहीं, जो उस टाइम सिटिंग होती है हाउस की, उसको क्या होता है, सिटिंग को जब कैंसिल कर देता है। ये पावर किसके पास है, जो स्पीकर या फिर चेयरमैन जो उस हाउस पे बैठा हुआ है उसके पास है। कब करता है ये एडजर्नमेंट, कब होता है, जब टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम के लिए सदन को बर्खास्त किया जाता है, उसके बाद अपन वापस मिलेंगे,
होता है ना, तो ज्यादा पार्लियामेंट में के अंदर ज्यादा विवाद हो जाता है, होता है, तो इसमें दो चीज पूछ सकती है कि एडजर्नमेंट की पावर किसके पास है, स्पीकर के पास है। क्या होता है इसमें, सिटिंग होती है, सेशन, दो शब्द है सिटिंग और सेशन, ये ध्यान रखना। सेशन क्या है हमारा, जैसे बजट सेशन, विंटर सेशन, मानसून सेशन, और सिटिंग क्या है, हर दिन की सिटिंग पार्लियामेंट की। तो एडजर्नमेंट में क्या है, सिटिंग होती है जो उस दिन की, या फिर वो हो जाती है कैंसिल। कौन करता है, स्पीकर के पास पावर है। इसमें क्या होता है, टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम के लिए हो रहा है। उसके बाद एडजर्नमेंट जैसा ही एक शब्द होता है, एडजर्नमेंट सिन डाई। इसमें क्या होता है, इसमें भी सिटिंग हट जाती है, लेकिन क्या होता है इसमें टाइम फिक्स नहीं होता। तो जब एडजर्नमेंट कौन कर रहा था, स्पीकर, तो एडजर्नमेंट सिन डाई भी कौन करता है, ये पावर भी किसके पास है, स्पीकर के पास है। कौन करता है, ये भी स्पीकर करता है। फिर हमारा एक है प्रोरोग। ये क्या होता है, इसमें होता है हाउस जो सिटिंग होती है, नहीं वो नहीं होता, इसमें जो सेशन होता है, सेशन खत्म हो जाता है। कौन, ये पावर किसके पास है, तो ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। अब हमारे जैसे बजट सेशन है, इसको एंड करना है, तो ये कौन कर सकता है, प्रोरोग बोलते हैं उसको। ये किसके पास पावर है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। समन करने की पावर किसकी, प्रेसिडेंट की, तो खत्म करने की पावर भी किसकी है, प्रेसिडेंट की, तो इसको बोलते हैं प्रोरोग। प्रोरोग में क्या होता है, सेशन खत्म होता है, ना कि सिटिंग, पूरा सेशन खत्म हो जाता है, फिर अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे। ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। इसके बाद होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन सिर्फ किसका हो सकता है, लोकसभा का, क्योंकि राज्यसभा तो क्या है, परमानेंट है। सिर्फ किसका हो सकता है, लोकसभा का हो सकता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है, पूरी की पूरी जो लोकसभा है ये एक साथ पूरी ही डिसोल्व हो जाती है, मतलब सबकी मेंबरशिप खत्म। ये कौन कर सकता है, ये पावर भी सिर्फ हमारे है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 किससे रिलेटेड है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस। ये किसका है, प्रेसिडेंट का खुद का राइट है कि प्रेसिडेंट में एड्रेस एक हाउस को या दोनों हाउस को या दोनों को एक साथ असेंबल करके प्रेसिडेंट उसको एड्रेस कर सकता है। ये किसकी पावर है, प्रेसिडेंट की पावर है। या फिर कोई भी मैसेज अगर प्रेसिडेंट को भेजना हो, एक हाउस को, दोनों हाउस को, किसी बिल से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आर्टिकल 86 ये पावर देता है प्रेसिडेंट को भेज सकता है। आर्टिकल 87 किससे रिलेटेड है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। कब करता है प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस, दो ही टाइम होता है। एक तो कब क्या होता है, न्यू पार्लियामेंट, मतलब नई लोकसभा आती है, तो हर नई लोकसभा के बाद जो पहली मीटिंग होती है वो कौन करता है, एड्रेस, प्रेसिडेंट करता है। उसके साथ साथ जो हर पहला सेशन, मतलब बजट सेशन होता है, उससे पहले, फर्स्ट सेशन से पहले कि फर्स्ट सिटिंग को कौन करता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो अब आप सोच रहे हो 86 और 87 में क्या डिफरेंस है, तो आर्टिकल 86 क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है, कि ये प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि उसकी जब इच्छा हो रही है वो किसी भी हाउस को एड्रेस कर सकता है या कोई मैसेज भेज सकता है। ये उसके डिस्क्रिप्शन पे है 86 का, मतलब कि ये उसकी पावर दिखाता है 86। लेकिन आर्टिकल 87 क्या है, आर्टिकल 87 है कंपल्सन, मतलब हर पहला सेशन, फर्स्ट सेशन हर ईयर का, उससे पहले प्रेसिडेंट को आके एड्रेस करना होगा पार्लियामेंट को, ये कंपलसरी है। ऐसे ही फर्स्ट सिटिंग से पहले किसी भी नई लोकसभा की प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा ही होगा, इसमें कोई इवेंट बट नहीं। तो ये क्या है, ये है कंपल्सन। 86 क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 किस चीज से रिलेटेड है, राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल विद रिस्पेक्ट टू हाउसेस। मतलब जो हमारे मिनिस्टर हैं और अटॉर्नी जनरल को कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिले हैं दोनों हाउस के हिसाब से। मतलब क्या है कि कोई भी मिनिस्टर है या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनके पास राइट है बोलने का, कहाँ पे, या पार्टिसिपेट करने का किसी भी हाउस की। मतलब जनरली क्या होता है कि जो मेंबर होता है, अगर जो राज्यसभा का मेंबर है,
जो राज्यसभा का मेंबर है वो किस में बोलेगा, राज्यसभा में, और जो लोकसभा का है वो किस में बोलेगा, लोकसभा में। पर क्योंकि मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है, वैसे तो लोकसभा को ही होते हैं, पर मिनिस्टर तो जनता के प्रतिनिधि तो दोनों ही है ना, राज्यसभा भी है लोकसभा भी है। तो अगर मिनिस्टर से क्वेश्चन कौन पूछ सकता है, दोनों पूछ सकते हैं, राज्यसभा भी पूछ सकते हैं, लोकसभा भी पूछ सकती है। तो अगर उसको आंसर करना है तो मिनिस्टर को दोनों में जाना पड़ेगा ना। इसलिए हमारा मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो किसी हाउस का मेंबर हो चाहिए पर दोनों हाउस में जाके बोल सकता है। यही सिमिलर पावर किसके पास है, एक और है, ये है हमारी अटॉर्नी जनरल के पास। अटॉर्नी जनरल भी हमारा दोनों हाउस में जाके राइट टू स्पीक है, अटॉर्नी जनरल के पास भी राइट टू स्पीक, किसी भी हाउस में जाके दोनों में से बोल सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो वोट भी कर सकते हैं, नहीं, वोटिंग अटॉर्नी जनरल तो किसी में भी नहीं कर सकते, क्योंकि अटॉर्नी जनरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा यही मेंबर है, वो तो कहीं भी नहीं कर सकते। और जो मिनिस्टर है वो सिर्फ वोट सिर्फ उसी हाउस में कर सकता है जिस हाउस का वो मेंबर है, सिर्फ उसी हाउस में वोट कर सकता है जिसका वो मेंबर है। धन्यवाद दोस्तों।